तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के बाद अगला स्टेप जो होता है, अगला टॉपिक हमारा है एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये दूसरी क्रिया होती है। तो जहाँ जहाँ डाइजेशन होता है उस पार्ट को हमने लिया है। सबसे पहले माउथ में डाइजेशन होता है, उसके बाद स्टमक में होता है और उसके बाद इंटेस्टाइन में होता है। 3 पार्ट में डाइजेशन का काम होता है। माउथ में फूड जाता है, उसके बाद चर्निंग होती है टीथ की मदद से, इसके बाद टंग जो होता है उसको स्वालाइन करता है। लेकिन उस चर्निंग के दौरान सैलिवरी ग्लैंड से जो निकलने वाला सैलिवरी जूस है, उसका जो एंजाइम सैलिवरी अमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देता है। प्रायः हम लोग स्टार्च लेते हैं प्लांट प्रोडक्ट का, तो स्टार्च को वो शुगर में बदल देता है या माल्टोज शुगर में बदल देगा, सुक्रोज में भी बदल सकता है। एंजाइम होता है सैलिवरी अमाइलेज, ये काम माउथ में हो जाता है। लेकिन ये काम जो होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि टोटल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है। ओनली 30% कार्बोहाइड्रेट digested in mouth, remaining 70% transfer to forward part। इसके बाद फूड मूव करके आइसोफेगस से आता है। आइसोफेगस को मूव कैसे करता है, तो इसकी जो मसल्स होती हैं उनके अंदर अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। इसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जो इस गट के अंदर पूरे गट में होता है। केवल सिकुड़ना और फैलना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टालिसिस उसको बोलते हैं और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। और इसमें होगा क्या कि यहाँ पे जब वो फूड आया तो यहाँ पे एक्सटेंड कर गई, ये रिलैक्स कर गई, फिर इसके बाद ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये मूव करके यहाँ आ गया। इस तरह से मूव करते हुए फूड आ जाता है और यहाँ पे स्फिंक्टर लगा होता है। जब फूड को आना होता है तो ये वाल्व खुल जाता है और फूड आकर के स्टमक में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे 2.5 से 3 घंटे तक फूड रुकता है। और इसका जो इसके अंदर जो ग्लैंड्स पाई जाती है इसको हम बताएं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं और उसमें से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है जो फूड को एसिडिक बना देता है। म्यूकस होता है जो फूड को और लुब्रिकेट कर देता है, चिकना कर देता है। और तीसरा बताया कि एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन में बदलता है, यानी लास्ट प्रोडक्ट में नहीं बदलता है, उसको पेप्टाइड में बदल देता है, ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड में। वो भी कुछ भाग को, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। फैट का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता, केवल प्रोटीन का डाइजेशन होता है। यहीं पर आपको बता दें कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके अंदर एक और एंजाइम बनता है रेनिन, जो मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है। रेनिन फॉर मिल्क प्रोटीन। बच्चों में पाया जाता है रेनिन। वो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कैल्शिनेट और पैराकैल्शिनेट थक्का बना देता है जैसे दही का बनता है, तो वो डाइजेशन करता है। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो रेनिन का सेक्रेशन खत्म हो जाता है। अब वो काम पेप्सिन ही करता है। और फिर जब एज ज्यादा हो जाती है उस समय मिल्क का प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है, तो एडिशनल रेनिन की गोली दी जाती है, उसको रैनेट की गोली बोलते हैं, बाजार में मिलती है। 1 गिलास दूध में उसको 1 टेबलेट डाल दिया तो डाइजेस्ट कर देता है। इसके बाद फूड ट्रांसफर होकर के इंटेस्टाइन में आता है। यहाँ आपको बताए कि एक ग्लैंड पाई जाती है, उसको पैंक्रियाज कहते हैं, इसकी डक्ट आती है, यहाँ लीवर से आया रहता है डक्ट, इसका बाइल डक्ट, दोनों एक कॉमन बाइल डक्ट से दोनों सेक्रेशन यहाँ पे डिविजन वाले पोर्शन में खुलते हैं। अब यहाँ पे ये काम क्या किया, पैंक्रियाटिक जूस जो होता है बाइल टू एक्टिव तब होगा जब उसको अल्कलाइन मीडियम मिलेगा। तो लीवर से जो आया हुआ बाइल जूस होगा वो यहाँ पर फूड का मीडियम अल्कलाइन कर देता है। जब मीडियम अल्कलाइन हो जाता है तो अब पैंक्रियाटिक एंजाइम अपना काम करने लगते हैं और पैंक्रियाज जैसा प्रोडक्ट
पैंक्रियाटिक जूस ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सबका डाइजेशन करने वाले एंजाइम होते हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने वाले पैंक्रियाटिक एमाइलेज और फैट को डाइजेस्ट करने वाला लाइपेज होता है। तो इस तरह से प्रोटीन में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, जो प्रोटीन बच करके आगे आई स्टमक से, वो सिंपल प्रोटीन में, या दूसरे शब्दों में डाइपेप्टाइड कहते हैं उसको, पॉलीपेप्टाइड से डाइपेप्टाइड हो गया। कार्बोहाइड्रेट पैंक्रियाटिक एमाइलेज के रिएक्शन से वो भी शुगर में बदल जाता है, वो सुक्रोज हो सकता है, माल्टोज हो सकता है या लैक्टोज हो सकता है, यानी डाइसैकेराइड कन्वर्ट हो जाता है। और फैट जो होता है ग्लिसराइड बन जाता है, सिंपल फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद अगला जो होता है इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स पाई जाती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, उससे निकलने वाला जो जूस होता है इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस, उसमें सिंप्लीफाइंग एंजाइम पाए जाते हैं, तो वो अंतिम डाइजेशन करते हैं। इंटेस्टाइनल एंजाइम अपने कोर्स में इतना नहीं है, नहीं तो इनका भी नाम होता है। अब कार्बोहाइड्रेट के लिए जैसे है तो भी इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाएगा आपका, सुक्रोज के लिए सुक्रेज पाया जाएगा, माल्टोज के लिए माल्टेज पाया जाएगा, लैक्टोज के लिए लैक्टेज पाया जाएगा, और अंतिम डाइजेशन करके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरह से प्रोटीन का जो डाइपेप्टाइड आपको मिला है या सिंपल प्रोटीन मिला है, उसका डाइजेशन इंटेस्टाइनल एंजाइम होता है और फाइनल प्रोडक्ट निकलता है एमिनो एसिड। फैट का डाइजेशन हो गया, जो ग्लिसराइड बना हुआ था वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, then you can answer that the end product of carbon carbohydrate that digestion is the glucose, protein digestion is the amino acid and fat digestion is the fatty acid and glycerol। तो इस तरह से डाइजेशन कंप्लीट होता है। अब कहाँ कंप्लीट होता है? इंटेस्टाइन में सारे फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से कुछ न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं, उसका भी डाइजेशन इंटेस्टाइन में न्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से हो जाता है। तो इस तरह से कंप्लीट डाइजेशन, ये भी एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन साइट है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है या डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वो इंटेस्टाइन होता है। तो इंटेस्टाइन में डाइजेशन का काम पूरा हो गया। इसके बाद अब हमने डाइजेस्ट कर लिया, तो इसका उपयोग हमारा जो टारगेट है एब्जॉर्प्शन। अब हमारा टारगेट कब पूरा होगा, ऑब्जेक्टिव कब पूरा होगा? जब उस फूड को डाइजेस्ट किया और बॉडी के सेल तक पहुंचाया, तो उसके लिए एब्जॉर्प्शन होता है। तो फूड का जो एंड प्रोडक्ट हुआ ग्लूकोज, सिंपल मॉलिक्यूल हो गया, वो एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइनल वॉल से। अब एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है इंटेस्टाइनल वॉल में, अंदर की तरफ कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको बोला जाता है विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, प्रेजेंट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इनको हिंदी में रसांकुर कहा जाता है। और ये क्या काम करते हैं? इंक्रीज द सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज द सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब इसके नीचे जो रीजन होता है सब म्यूकोसा लेयर पाया जाता है, उसके अंदर देखा जाए तो बहुत सारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के कैपिलरीज होती हैं, ब्लड सप्लाई पर्याप्त होती है, यानी इससे एब्जॉर्ब करने के बाद सीधे फूड पार्टिकल का या फूड का जो न्यूट्रिएंट्स लिया
उसका रिलेशन हो जाता है ब्लड से और उस ब्लड में मिला दिया जाता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है हर एक सेल तक। उसी तरह से एमिनो एसिड्स का भी एब्जॉर्प्शन विलाई की मदद से इंटेस्टाइन की इनर वॉल में हो जाता है, कुछ सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है, नहीं यार कंसंट्रेशन में अंदर होता है तो कहीं कहीं एक्टिव प्रोसेस से भी एब्जॉर्प्शन होता है। फैट का एब्जॉर्प्शन जो होता है डाइजेशन में भी हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है और उसको बाइल जूस तोड़ करके छोटे छोटे ग्लोब्यूल में बदल देता है, तब जाके डाइजेशन होता है। उसी तरह एब्जॉर्प्शन में भी दिक्कत पैदा करता है, इसकी मेम्ब्रेन को पार करके वो नहीं जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन लिम्फ डक्ट्स में होता है, लिम्फ डक्ट्स में, जिसको हम लैक्टियल्स कहते हैं। लैक्टियल्स लिम्फ वेसल्स होते हैं। तो लिम्फ वेसल्स में लिम्फ एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड में ये एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर लिम्फ जाकर ब्लड में मिलता है, तो फिर लिम्फ के थ्रू फैट के मॉलिक्यूल्स वहां चले जाते हैं और फूड के लिए चले गए, ये एब्जॉर्प्शन का काम हो गया। इसके बाद ट्रांसपोर्ट करके हर एक सेल तक पहुंचाएंगे। इसको दूसरा जो स्टेप कहा गया एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन होता है, तो एसिमिलेट कर दिया सेल ने, अब उसका यूज करेगा, कहाँ यूज करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन करेगा या बॉडी ग्रोथ के लिए करेगा या रिपेयरमेंट ऑफ डैमेज टिश्यू के लिए करेगा। तीन उपयोग फूड का होता है, वो तीनों यूज किया जाएगा प्रत्येक सेल में। एब्जॉर्प्शन काम इस तरह कंप्लीट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड मूव करता है तो वहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें भी मिलाए पाए जाते हैं और टोटल वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेता है, क्योंकि जो आपका डाइजेस्टेड फूड होता है वो बिल्कुल पेस्ट लाइक होता है, लेई के आकार का होता है, लेई जैसा होता है, तो उसके अंदर से पानी की मात्रा कम करना रहता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में उसको एब्जॉर्ब करके सेमी सॉलिड बना दिया जाता है और जब कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और वो सरफेस काम करना बंद कर दिया तो पानी के एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो पानी रिलीज होने लगता है, इसको हम डायरिया कहते हैं और फाइनल प्रोडक्ट कंडीशन क्या होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसमें इन्फेक्शन होने का मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। इसके बाद वो सेमी सॉलिड मटेरियल जो होता है रेक्टम में इकट्ठा होता है और रेक्टम में टेम्परेरी स्टोर होता है और जो एनल कैनाल से यहाँ पे एनल ओपनिंग है लेकिन इसके अंदर स्फिंक्टर होता है, वाल्व होता है, वो कंट्रोल होता है, तो वाल्व खुलता है और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, अनयूज्ड पार्ट होता है, वो बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं इजेशन। तो वो चार स्टेप आपके एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और अंत में इजेशन ह्यूमन बीइंग में भी कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। अब आगे क्वेश्चन जो रिलेटेड होंगे हम आपको करेंगे, पढ़ के समझेंगे।